तो मान लीजिए कि कोई इंसान एक हाईटेक कैमरा और एलईडी टॉर्च लेकर किसी भूत का पर्दाफाश करने निकले। हाँ, और अनजाने में वो दशकों पुराने एक मर्डर कवर अप या कह सकते हैं कि एक हत्या की गहरी साजिश को बेनकाब कर दे। बिल्कुल, सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लगता है ना। आज हमारे पास जो स्रोत और रिसर्च नोट्स हैं वो भैरवगढ़ के जंगल से जुड़ी एक ऐसी ही रहस्यमयी केस स्टडी पर आधारित है। सही कहा आपने। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ कोई खौफनाक लोक कथा सुनाना नहीं है। हाँ, हम ये समझना चाहते हैं कि जब हमारी आधुनिक वैज्ञानिक तर्कशीलता का सामना पीढ़ियों पुराने अनकहे दर्द से होता है तो क्या होता है। और कैसे हाशिए पर धकेले गए इतिहास के सामने हमारे सारे गैजेट्स और लॉजिक वो धरे के धरे रह जाते हैं। एकदम सही। तो चलिए इस कहानी के विभिन्न पहलुओं को खोलते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में रवि नाम का एक लड़का है। 24 साल का एक आधुनिक युवा। हाँ, जो शहर से भैरवगढ़ गांव आया है और पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच रखता है। गांव में एक बुजुर्ग हैं, रामलाल काका, जो उसे एक बहुत ही सख्त चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद जंगल से किसी के रोने की अजीब सी आवाजें आती हैं। और जो भी सूरज ढलने के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अब रवि का जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही टिपिकल है। वो इन सब बातों को तुरंत बकवास घोषित कर देता है। वो इसे सीधा अंधविश्वास मान लेता है। हाँ, वो अपनी टॉर्च और अपना कैमरा उठाता है और रात के 11 बजे जंगल की तरफ निकल पड़ता है, बिना किसी डर के। मुझे ये किसी हॉरर फिल्म का वो क्लासिक ट्रोप लगता है जहां एक किरदार अपने अहंकार में सोचता है कि उसके हाथ में जो तकनीक है वो उसे किसी भी खतरे से बचा लेगी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि रवि का ये व्यवहार केवल अहंकार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये अज्ञात के खिलाफ उसका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब एक रक्षा तंत्र। देखिए, रामलाल काका यहाँ कोई डरे हुए अनपढ़ ग्रामीण नहीं है। तो वो क्या है? वे उस गांव की मौखिक परंपरा के संरक्षक हैं। समाजशास्त्र में ये माना जाता है कि मौखिक परंपराएं अक्सर पीढ़ियों के सामूहिक ट्रॉमा को सहेजती हैं। ओह, मतलब वो दर्द जिसे लिखित इतिहास में कभी जगह नहीं मिली। बिल्कुल। जब रवि उनकी चेतावनी का मजाक उड़ाता है तो वो केवल एक डरावनी कहानी को नहीं नकार रहा है। हाँ, वो उनके अनुभवों को नकार रहा है। सही कहा। वो दशकों से चले आ रहे उन लोगों के दर्द और उनके जीवित रहने के तरीकों को मूर्खतापूर्ण बता रहा है। ये पूरी तरह से शहर बनाम गांव की मानसिकता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार नजरिया है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितनी बार ऐसा करते हैं ना। हाँ, बहुत बार। जिस चीज का तुरंत कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, हम उसे तुरंत खारिज कर देते हैं। रवि अपने कैमरे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसे लगता है कि वो एक बाहरी पर्यवेक्षक है, एक ऑब्जर्वर। हाँ, जो बस एक अंधविश्वास को डिकोड करने जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो खुद एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा बनने वाला है। और ये प्रयोग जंगल में कदम रखते ही शुरू हो जाता है। और ये बदलाव बहुत ही सूक्ष्म लेकिन डरावना है। स्रोत बताते हैं कि जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हाँ, वातावरण ही उसका पहला असली हमलावर है। बिल्कुल, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा हो। एक खौफनाक माहौल। चारों तरफ घुप अंधेरा है और उसकी जो हाईटेक टॉर्च है उसकी रोशनी बहुत ही कमजोर लग रही है। और उसे लगातार ये एहसास हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। हाँ, ये दृश्य मुझे हमेशा हैरान करता है। मतलब किसी भी भौतिक खतरे के सामने आने से बहुत पहले ही एक इंसान का पूरा आत्मविश्वास कैसे दरकने लगता है। यहाँ मानव मस्तिष्क की इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। टेस्ट काम करती है स्थिति में। देखिए, हमारा दिमाग पैटर्न खोजने और संवेदी जानकारी जैसे कि दृष्टि, ध्वनि, तापमान, इन सब पर निर्भर रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हाँ, सेंसरी इनपुट। बिल्कुल। जब रवि उस जंगल में जाता है तो उसे मिलने वाले सेंसरी इनपुट अचानक से गायब हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। रोशनी कम है, आवाजें अजीब हैं। सही कहा। और जब दिमाग को वातावरण से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती तो वो उस खाली जगह को डर और सबसे खराब संभावनाओं से भरने लगता है। बाप रे। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। दिमाग उसे बता रहा है कि वो खतरे में है, भले ही उसकी आंखों ने अभी तक कुछ न देखा हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे अंधेरे कमरे में चल रहे हो जिसके फर्नीचर की जगह आपको बहुत अच्छी तरह पता हो। हाँ, एक जाना पहचाना कमरा। लेकिन अचानक किसी ने सारा फर्नीचर बदल दिया हो।
वाह, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? आपकी सभी इंद्रियां जिन पर आपको इतना भरोसा था वो आपको धोखा देने लगती हैं। और रवि के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। फिर कहानी में वो बिंदु आता है जहां रवि को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है। वही झोपड़ी जिसके बारे में अफवाहें थीं। हाँ, वो पास जाता है और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुलता है। अंदर एक बहुत ही सड़ी हुई गंध है और दीवारों पर अजीब निशान हैं। खून जैसे निशान। उसे पीछे से अदृश्य कदमों की आहट आती है और फिर सबसे भयानक पल आता है। उसकी टॉर्च का बंद हो जाना। हाँ, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। देखिए, टॉर्च का बंद होना यहाँ कोई मामूली घटना नहीं है। तो इसका मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? यह रवि के उस अंतिम आधुनिक सहारे का टूटना है जिस पर उसका पूरा अहंकार टिका था। ओह, मतलब उसकी तकनीक ने उसे धोखा दे दिया? बिल्कुल। जैसे ही वो कृत्रिम रोशनी जाती है, उसका तर्कशील दिमाग पूरी तरह से हार मान लेता है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो अपने बचाव के लिए आदिम प्रवृत्तियों पर निर्भर है, मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लड़ो या भागो। हाँ, वो सड़ी हुई गंध, वो ठंड और कदमों की आहट, इन सब ने उसके नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर दिया है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है। इतना कमजोर कि अब आगे जो भी होगा वो उसे तर्क की कसौटी पर नहीं कस पाएगा। और यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब उसका मनोवैज्ञानिक बचाव टूटता है तब एक भौतिक खतरे की एंट्री होती है। वो फुसफुसाहट। हाँ, उसी घने अंधेरे में रवि के कान के पास एक फुसफुसाहट होती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई भी इस आवाज को सुनकर जम जाएगा। बिल्कुल। रवि घबराकर अपनी टॉर्च को झटकता है और रोशनी वापस आती है। और सामने कौन है? सामने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा भयानक है और आंखें पूरी तरह काली है। वही जंगल की आत्मा। हाँ, वो कहती है कि वो इस जंगल की आत्मा है और रवि अब वहीं का होकर रह जाएगा। और रवि भाग भी नहीं पाता। नहीं भाग पाता। रवि के पैर अचानक जमीन में धंसने लगते हैं। वो भागना चाहता है लेकिन सब बेकार है। एक पूरी तरह से लाचार स्थिति। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर बने उन खून के निशानों पर जाती है जो उसे पहले अजीब लग रहे थे। वो निशान एक संदेश थे। हाँ, वो समझ जाता है कि ये एक संदेश है। उस पर लिखा था, आत्मा को मुक्त करो तभी बच पाओगे। एक बहुत ही अहम मोड़। लेकिन रुकिए, मुझे इस बात पर आपत्ति है। अच्छा, आपको इस संदेश में क्या असंगति नजर आती है? देखिए, ये बिल्कुल तर्कहीन है। मतलब अगर कोई भी अलौकिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी इंसान के पैरों को जमीन में धंसा सकती है, हाँ, और उसे फंसाना चाहती है, तो वो दीवार पर खुद को हराने का या उस इंसान के बचने का तरीका क्यों लिखेगी? ये तो सोचने वाली बात है ना? ये तो वैसा ही हुआ कि कोई शिकारी एक जंगली भालू को पकड़ने के लिए एक बहुत ही जटिल जाल बिछाए और फिर उसी जाल के ठीक बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे जिस पर लिखा हो, खोलने के लिए ये बटन दबाएं। कोई भी बुरी शक्ति अपना राज खुद क्यों खोलेगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है सच में। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हमें इस पूरी घटना के मैकेनिज्म को समझना होगा। मतलब इसमें क्या छिपा? दीवार पर लिखा वो संदेश कोई ट्रैप या शिकारी का जाल नहीं है। ये विरोधाभास ही इस कहानी की असली कुंजी है। अच्छा, तो वो काली आंखों वाली आत्मा वो शिकारी नहीं है? नहीं, वो वास्तव में कोई एक आयामी शिकारी नहीं है। वो भयानक चेहरा और वो काली आंखें, वो सब उस आत्मा के क्रोध, उसकी लाचारी और उसकी पीड़ा का बाहरी आवरण मात्र है। ओह, तो वो लोगों को फंसाना नहीं चाहती। असल में वो अपने खुद के दर्द के भंवर में इतनी बुरी तरह फंसी है कि जो भी उसके गुरुत्वाकर्षण में आता है वो खिंच जाता है। बाप रे। दीवार पर लिखा वो संदेश उस शक्ति के भीतर बचे हुए मानवीय अंश की चीख है। तो वो खुद एक कैदी है। बिल्कुल, वो खुद एक कैदी है जो मदद मांग रही है। ओह, मतलब वो दीवार पर लिखा संदेश एक चेतावनी नहीं बल्कि एक SOS सिग्नल था, एक मदद की पुकार। एकदम सही। और यहीं से कहानी का असली अर्थ सामने आता है। ये नजरिया तो इस पूरी कहानी का अर्थ ही पलट देता है। और यही वो मोड़ है जहां कहानी हॉरर से निकलकर एक बहुत ही गहरी त्रासदी में तब्दील हो जाती है। हाँ, एक ट्रेजेडी। जैसे ही रवि उस संदेश को समझता है, वो अपने डर पर काबू पाकर उस आत्मा से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? और इस एक सवाल से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। उस डरावने चेहरे वाली औरत की आंखों में अचानक दर्द झलकने लगता है। वो बताती है कि वो कोई राक्षसी नहीं है। वो सालों पहले उसी गांव की एक साधारण लड़की थी।
उसे कुछ लोगों ने धोखे से इस जंगल में लाकर मार डाला था। और सबसे भयानक बात क्या है पता है? क्या? उसके कातिल अपनी पूरी जिंदगी आराम से जीकर स्वाभाविक मौत मर चुके हैं। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। उसका ये अधूरा बदला और ये अन्याय ही उसे इस जंगल में एक भटकती हुई आत्मा के रूप में कैद कर चुका है। ये इस केस स्टडी का सबसे अहम बिंदु है ना? हाँ, यहाँ भूत कोई पारलौकिक खतरा नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक अन्याय का भौतिक लूप है। एक संस्थागत कवर अप। बिल्कुल। जब हम शक्तिशाली लोगों द्वारा दबाए गए अपराधों की बात करते हैं तो अक्सर यही होता है, एक पूरे गांव ने उस लड़की के गायब होने या उसकी हत्या पर चुप्पी साध ली। उन्होंने उस अन्याय को अपनी चुप्पी से संस्थागत बना दिया। कातिलों का बिना सजा पाए इस दुनिया से चले जाना ही वो असली जंजीर थी जिसने उस लड़की की चेतना को वहां बांध रखा था। यह बिल्कुल किसी जाल में फंसे एक जंगली जानवर को देखने जैसा है। बहुत सटीक तुलना है। वो जानवर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वो स्वभाव से क्रूर है, बल्कि इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वो बहुत गहरे दर्द में है, डरा हुआ है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मतलब राक्षस असल में एक पीड़ित निकला। भैरवगढ़ के गांव वालों ने भी शायद अपनी सामूहिक गिल्ट से बचने के लिए उस लड़की के दर्द को एक भूतिया कहानी में बदल दिया होगा। सही कहा। उन्होंने उसे एक इंसान से हटाकर एक खौफ में तब्दील कर दिया ताकि उन्हें कभी अपने गिरेबान में ना झांकना पड़े। जब समाज किसी अपराध को स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो वह उसे एक किंवदंती या श्राप का नाम दे देता है। ऐसा करके वह पीड़ित की इंसानियत को ही छीन लेते हैं। वो जंगल उस अनसुलझे अन्याय का एक स्मारक बन गया था। लेकिन रवि के लिए केवल इस दर्द को समझ लेना ही काफी नहीं था। इस सदमे के चक्र को तोड़ने के लिए उसे कोई ठोस कदम उठाना था। सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलता। बिल्कुल। वह आत्मा के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वह उसके लिए एक दीपक जलाकर उसे शांति देगा। और आत्मा मान जाती है? हाँ, लेकिन एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ कि अगर रवि ने उसे धोखा दिया तो वह भी वहीं हमेशा के लिए फंस जाएगा। सोचिए, उस औरत को जिंदगी में एक बार अपनों से ही धोखा मिल चुका है, जिसके कारण वो इस हाल में है। उस अजनबी पर विश्वास करना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। रवि उस पुरानी झोपड़ी में एक पुराना दीपक ढूंढता है और अपने कांपते हाथों से उसे जलाता है। और फिर वो रोशनी फैलती है। जैसे ही झोपड़ी में रोशनी फैलती है वो आत्मा अचानक चीखने लगती है, ये क्या कर रहे हो? ये पल बहुत ही तनावपूर्ण था। बहुत ज्यादा। जब मैंने इसे पढ़ा तो उस चीख वाले पल ने मुझे सच में सस्पेंस में डाल दिया था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो गया। रवि बहुत ही शांति से जवाब देता है, तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। फिर झोपड़ी बुरी तरह हिलने लगती है। कई आत्माओं की आवाजें आती हैं। और फिर वो डरावनी औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो धन्यवाद, मुझे आजादी मिल गई कहते हुए गायब हो जाती है। एक बहुत ही भावुक कर देने वाला अंत। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या रवि से कोई गलती हो गई थी शुरुआत में? एक साधारण सा दीपक जलाने की छोटी सी क्रिया में इतनी बड़ी शक्ति कैसे आ गई कि सालों का वो श्राप टूट गया? देखिए, वो चीख वास्तव में बदलाव का दर्द है। बदलाव का दर्द? हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक घने अंधेरे और पीड़ा में रहता है तो रोशनी और मुक्ति भी शुरुआत में एक आहमले जैसी लगती है। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। और जहां तक उस दीपक की बात है तो हमें इसे केवल धागे और तेल की आग के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या है? यहाँ दीपक एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है, जिसे किसी भ्रष्ट सिस्टम में एक विसल ब्लोअर की तरह देखिए, जो सच्चाई सामने लाता है। बिल्कुल, जिस तरह एक विसल ब्लोअर किसी बड़े घोटाले या कवरअप को उजागर करके सबको उस सच्चाई को देखने पर मजबूर कर देता है जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। हाँ, ठीक वैसे ही वो दीपक उस घने अंधेरे में सच्चाई की रोशनी था। गांव वालों ने उसके दर्द को एक भूतिया कहानी बनाकर दफना दिया था। रवि ने जब वो दीपक जलाया तो उसने वास्तव में उस आत्मा को ये संदेश दिया कि मैंने तुम्हारा सच देख लिया है, मैंने तुम्हारा दर्द स्वीकार कर लिया है। वाह, किसी के द्वारा उस अन्याय को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाना ही उसकी वास्तविक मुक्ति थी। एकदम सही। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि केवल सुने जाने और देखे जाने की लालसा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। और फिर हम इस घटना के उपसंहार पर आते हैं। सुबह हो चुकी है, जंगल का वो डरावना माहौल अब शांत है। रवि जंगल के बाहर जिंदा खड़ा है।
जब रामलाल काका और बाकी गांव वाले उसे वहां सही सलामत देखते हैं तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तो मान चुके थे कि वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तब रवि मुस्कुराते हुए एक बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष देता है, जंगल में भूत नहीं था, एक दर्द था जो आज खत्म हो गया। एक बहुत ही गहरा सबक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत बाकी है। वो फुसफुसाहट। हाँ, जंगल अब भले ही शांत हो गया है, रात को रोने की आवाजें आनी बंद हो गई हैं, लेकिन रवि को आज भी कभी-कभी अपने कान में वो धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई देती है। और जब भी वो उस जंगल की तरफ देखता है, उसे अब भी ये एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। शायद कोई अन्य आत्मा। हाँ, शायद कोई अन्य आत्मा जो अभी भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। रवि एक भूत को कैमरे में कैद करने गया था, लेकिन इसके बजाय उसे इतिहास, सहानुभूति और मानवीय करुणा का एक बहुत बड़ा पाठ मिला। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। भूतिया जगह केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं होती। तो वो किस चीज का प्रतीक है? वे उन स्थानों का प्रतीक होती हैं जहां समाज ने अपने सामूहिक पापों, अपनी विफलताओं या किसी बड़े दर्द को दफना दिया है। जैसे उस गांव ने उस लड़की के मर्डर को दफना दिया था। बिल्कुल। रवि ने उस जंगल में जाकर केवल एक आत्मा को उस दर्द के चक्र से मुक्त किया है, लेकिन इंसानी इतिहास अन्यायों से भरा पड़ा है। ये तो सच है। उस धन्यवाद की गूंज और उस जंगल में अभी भी किसी के होने का एहसास हमें ये बताता है कि दर्द कभी भी पूरी तरह से एक ही बार में खत्म नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जंगल विशाल है और उसमें ऐसे और भी कई अनसुने दर्द हो सकते हैं जिन्हें अभी तक अपनी सच्चाई की रोशनी नहीं मिली है। न्याय और सहानुभूति कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें ठीक उसी जगह वापस ले आता है जहां से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी, कि आधुनिक अहंकार अक्सर हमें उन सच्चाइयों को देखने से रोकता है जो सदियों से हमारे सामने मौजूद हैं। सही कहा। डर हमेशा वो नहीं होता जो वो दिखाई देता है। अक्सर वह एक पुकार होती है जिसे हम सुन नहीं पाते। इस पूरी गहन चर्चा ने सच में इन तथाकथित डरावनी कहानियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। तो जब हम आज के इस डीप डाइव को विराम दे रहे हैं, तो विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ना आवश्यक है। वो क्या है? अगर हमारी कहानियों के भूत वास्तव में केवल भुलाए गए अन्यायों और अनसुने दर्दों का प्रतीक मात्र हैं, तो हमारी अपनी इस वास्तविक दुनिया में हमारे आसपास ऐसे कितने मुद्दे हैं जो हाशिए पर पड़े हैं? बहुत गहरा सवाल है। ऐसी कितनी भूतिया जगहें और ऐसे कितने लोग हैं जो खामोशी से केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास आए, उनकी सच्चाई को पहचाने और उनके दर्द के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जलाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।